लास्ट टॉपिक में हम लोग ने वर्क डिवीजन को देखा था और उससे ये क्लियर हो गया था कि जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है दुनिया में, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, तो दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी महाद्वीप और देश हो, वहाँ पर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ वर्क का कॉन्सेप्ट है वो कंटिन्यूसली रहा है। लेकिन आपको मैंने बताया था एंशियंट सोसाइटीज में वर्क डिवीजन और जितने भी सोशल पॉलिटिकल नॉर्म्स थे ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म। इन द एंशियंट टाइम सोसाइटीज वर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। शुरुआती दौर में समाज जो था बहुत ही वो साधारण था, सामान्य था, उसमें जटिलता नहीं थी, ना तो रिश्तों में इतनी जटिलता थी, ना तो काम धाम और इकोनॉमीज में इतनी जटिलता थी। सामान्य सिस्टम चलता था, रिश्ते सामान्य हुआ करते थे और जो इकोनॉमी है वो बार्टर सिस्टम पर बेस्ड थी। वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, जिसको कहते हैं वस्तु विनिमय, तब चलता था। लेकिन जैसे जैसे ये जो इकोनॉमीज के कॉन्सेप्ट है और पॉपुलेशन की जो साइज है ये बढ़ता गया पूरी दुनिया में, तो लगातार वर्क की और लोगों की जो नीड्स है उनकी डिमांड बढ़ती चली गई। लोगों को अलग अलग तरीके के कार्य की जरूरत पड़ रही है। जैसे मान लीजिए आज के टाइम पीरियड में मोटर व्हीकल्स चल रहे हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं। अब मोटर गाड़ियाँ केवल खाली किसी कंपनी से, इंडस्ट्री से खरीद करके चला लेने पर तो नहीं चलेगा, वो बीच में डैमेज भी हो सकती है, उसका इंजन वगैरह खराब हो सकता है, तो उसके लिए फिर क्या रिपेयर्स चाहिए, तो रिपेयरिंग शॉप्स खुल गई। ये नीड है। इसी के अकॉर्डिंग अब वो अपने आप तो चलेगी नहीं कि एक बार परचेज कर लिया आपने मोटर बाइक या कोई दूसरा व्हीकल है, उसको आपको फ्यूल चाहिए 2-4 दिन में, 5 दिन में, या कुछ डिस्टेंस चलने के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर पेट्रोल चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ, पेट्रोल पंप सेटअप हो गए। अब पेट्रोल पंप पे सेट हो गए तो वहाँ पर काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए। अब पेट्रोल के आयात निर्यात का, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग का एक पूरा लिंकेज फॉर्म हो गया, जो कि गल्फ कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज से लेकर इंडिया के बीच में पेट्रोलियम की इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग को मैनेज करता है। उसमें हजारों लाखों लोग इन्वॉल्व हो गए उस बिजनेस में। तो ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है, जैसे जैसे ये अपने फॉर्म में आती गई, जैसे जैसे नई न्यू डिस्कवरीज होती गई, लोग मॉडर्न मीन्स और टूल्स, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, तो उसी के साथ साथ वर्क का डिवीजन और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। पहले आपने देखा सिंपल एक परिवार में जितने भी लोग हैं सबको क्या करना है, एग्रीकल्चरल या डोमेस्टिकेशन एक्टिविटीज़ में एंगेज रहना, उसी में खाते पीते गए, फिर थोड़ा बड़े हुए तो विवाह, शादी विवाह हो गया, बच्चे हुए, और उसी फैमिली में उनका द एंड हो जाए। बहुत रेयर केस में कुछ लोग स्कॉलर होते थे तो देश दुनिया में घूमते थे और किसी नए व्यू का, नए कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करते थे। अदरवाइज सिंपल लाइफ लोगों की थी, खाना पीना, मौज में रहना और फिर कुछ दिन बाद मर जाना। लेकिन इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने और जो न्यू डिस्कवरीज थी, इन्होंने लोगों के लिए जो कंफर्ट की गुड्स है, लोगों के आराम के लिए जितनी वस्तुएं हैं, उनको लगातार प्रोवाइड करके इंसानों की लालच को बढ़ाते हैं। इंसान लगातार आराम तलब होता गया। जब उसको साइकिल में तकलीफ होने लगी, साइकिल में तो पैर चलाने पड़ते हैं, तो उसने सोचा कि यार कुछ ऐसा व्हीकल आ जाए कि आराम से बैठ लो, अपने आप चलने लगे। तो मोटर बाइक और ये सभी व्हीकल्स आ गए। फिर लगा यार 2 पहिया गाड़ी में तकलीफ होती है, वो कहीं गिर जाता, बैलेंस बनाना पड़ता है, ऐसी कोई आ जाए आराम से सीट पर बैठ जाए, वो अपने आप से टिकी रहे। 4 पहिया गाड़ी आ गई। अब 4 पहिया गाड़ी में उसको लगता है कि गर्मी लग रही है, कुछ ऐसा सिस्टम इसी में सेट कर दिया जाए तो अंदर ठंडक हो जाए गर्मी के दिनों में, और अगर सर्दी है तो उसमें कुछ हीटर वगैरह लग जाए, तो वो भी डेवलप हो गया। अब व्हीकल्स के अंदर हीटर और एसी लगने लगे। मनोरंजन के बहुत सारे मीन्स शुरुआती दौर में आपने देखा टेप रिकॉर्ड वगैरह लगते थे बसेस में, ट्रक पे और कार्स वगैरह में। उसके बाद फिर उसमें आजकल आप देख रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, ब्लूटूथ वाले स्पीकर लगे होते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं मोबाइल से, वो बजने लगते हैं। तो इंसान ने अपने मनोरंजन के लिए, कंफर्ट के लिए, और जितना ज़्यादा वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकता है, वो सभी मीन्स, सभी टूल्स वो कंटिन्यूअसली सर्च करता गया और उनका इस्तेमाल करता
और इससे क्या हुआ, बहुत सारे सेक्टर, नए सेक्टर दुनिया में डेवलप हो गए। ऐसे ऐसे सेक्टर आ गए जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस फील्ड में भी जॉब मिल सकती है, ये भी कोई काम हो सकता है। ऐसे ऐसे नए काम डेवलप हो गए। और पुरानी जो इकोनॉमीज के सेक्टर्स थे, स्पेशली एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन, वो निचले दर्जे का हो गया। उसको लोगों ने धीरे धीरे क्या कर दिया, रिप्लेस करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल कर लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने लगे। इंडस्ट्रीज में काम करना, चाहे वह एज ए स्किल्ड लेबर हो, उसमें कारीगर के फॉर्म में, या उसका सुपरवाइजर है कोई, कुछ और है, तो इन लोगों के लिए अपने आप में बड़े सम्मान की बात करें। जबकि वो दूसरे के अंडर में जॉब कर रहे हैं, नौकरी है, आपको दूसरे का ऑर्डर फॉलो करना, लेकिन उसके बाद भी लोगों को लगा कि ये बड़ी सम्मान की नौकरी है। एक फिक्स टाइम पीरियड तक काम करना होता है, मंथ कंप्लीट होने के बाद सैलरी मिल जाती है, तो ये उनकी लाइफ को थोड़ा सा ईजियर बनाता है। बंधा हुआ फिक्स्ड वर्क है और बंधी हुई फिक्स्ड सैलरी की, और इंसान यही चाहता है कि उसे किसी बात की कोई टेंशन न लगे। एग्रीकल्चर वगैरह में और जो लोगों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उससे बहुत सारी टेंशन होती है। घाटे का भी अक्सर उसमें एक संभावना बनी रहती है। कभी बारिश ज़्यादा हो गई तो फसल खराब हो सकती है, कम हुई तो भी खराब हो सकती है, कीट पतंगे लग सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो घाटा होता है, नुकसान होता है, वो भी आज इंसान को उठाना पड़ता है। और इंसान की जो फितरत है वो ये है कि वो किसी भी चीज़ में नुकसान नहीं चाहता। तो ऐसे में वो उन सेक्टर्स की तरफ मूव करता गया जिनमें उसको सारी चीज़ें फिक्स थी और किसी भी तरीके के नुकसान की संभावना नहीं थी। इंडस्ट्री में अगर नुकसान होगा तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बिजनेस मैन है, जिसकी वो इंडस्ट्री है, उसको नुकसान होगा। जो उसमें वर्कर है, उनको जितना काम करते हैं उसकी सैलरी मिल रही है, उनका कोई नुकसान नहीं। तो ये एम्प्लॉयमेंट के और वर्क डिवीजन के बहुत सारे नए सेक्टर्स जनरेट हुए जिनमें लोगों का माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। एक सेक्टर से निकल करके लोग दूसरे सेक्टर में जाने लगे। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे नए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुए। आप पूरे गवर्नमेंट सेक्टर को देख लीजिए, जितना भी है, पार्लियामेंट और जुडिशरी से लेकर के आज इतना बड़ा कोर्ट सिस्टम है। हजारों की संख्या में जजेस है और लाखों की संख्या में एडवोकेट है, लॉयर। आज से 400-500 साल पहले मिडिवल इंडिया के टाइम पीरियड में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये भी कोई एक सेक्टर होगा, एक जुडिशियल सेक्टर होगा, गवर्नमेंट का एक ये डिवीज़न होगा और उसमें इतने सारे लोग जॉब पा जाएंगे, प्रोफेशनली वो जज या लॉयर बन सकेंगे। ये सभी सेक्टर नए हैं और ये भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और एक अलग क्लास को जन्म देते हैं, जिसमें एक अलग वर्किंग क्लास दिखती है। एजुकेशन सेक्टर इतना डेवलप हो गया आजकल, देखा है, अगर आप नीचे प्राइमरी केजी जो क्लासेस है वहाँ से एजुकेशन लेवल की स्टार्टिंग करें और फिर एकेडमिक क्लासेस की जो 11-12 के क्लासेस हैं इनको पार करते हुए आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो देखिए नीचे से ऊपर तक कितना बड़ा एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और एम्प्लॉयमेंट की, जॉब की और वर्क डिवीजन की इसमें बहुत वैराइटीज है। जितने सब्जेक्ट है उतने टाइप के काम आपको मिल सकते हैं, वर्क मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। और कोर्सेज की इतनी हमारे बच्चे हैं। सबसे मेन चीज एजुकेशन आज के टाइम पीरियड में कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। और चिल्ड्रंस के लिए तो ये फंडामेंटल राइट बन गया है। 6 से 14 वाली उम्र थी उनके लिए तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, उनको तो एजुकेशन लेनी ही लेनी, कोई रोक ही नहीं सकता। इतना नेसेसरी हो जाएगा, इतना इम्पोर्टेंस हो जाएगा एजुकेशन का, आज से 500-1000 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की। तो ये सब नए सेक्टर से रिलेटेड हुए जहाँ पर लोगों को नए नए काम मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और आए दिन नए सेक्टर्स लगातार अपने आसपास अपने स्टूडेंट्स के बीच में देखते होंगे। बहुत से बच्चे हैं जो नए नए वर्क के नए नए सब्जेक्ट की तरफ अप्रोच करते हैं। उनको लगता है ये कोर्स कर ले, बी फार्मा कर ले, नया कोर्स आ रहा है, जर्नलिज्म का कोर्स आ रहा है तो मैं जर्नलिस्ट बन जाऊँगा, पत्रकार बन जाऊँगा। ऐसे बहुत सारे विजन और लोगों के माइंड में ऐसे ड्रीम्स जनरेट हो रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पर भी कोई वर्क दिख रहा है पर्टिकुलर। एक समय ऐसा रहा होगा जब गाने बजाने को या एक्टिंग को
कोई ये नहीं सोचता होगा कि ये भी कोई काम है। ये सिर्फ एक समय में क्या हुआ करता था, एंटरटेनमेंट का और लोगों के अपने मौज मस्ती का साधन हुआ करता था, उसकी हॉबी हुआ करती थी किसी की। लेकिन आज के दौर में आप एक्ट्रेसेस को देखते हैं, म्यूजिशियन को देखते हैं कि उनका बहुत हायर स्टेटस है और इनकम लेवल भी बहुत हायर है और डिमांड तो पूछिए मत। जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आप हमारी फिल्म में काम करेंगे, कितना लेंगे। ये नए नए सेक्टर जनरेट हुए और सबसे बड़ा रोल इसमें है वो अभी आपने देखा डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है। ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ग्लोबल वर्ल्ड बनाए, ये पूरे एक पूरा वर्ल्ड है। ग्लोबल मीन्स द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को एक साथ एक मंच पर लाने का जो कॉन्सेप्ट है और जो एक्टिविटी है, तो फिर आप उसी को ग्लोबलाइजेशन। दुनिया के एक देश की इकोनॉमी, एक देश की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश तक इजीली पहुंच जाए और दूसरे देशों से उसको वहाँ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन मिल जाए, ये जो प्रोसीजर है इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। The transformation of the economies as well as the goods and services from one country to another country or from one continent to the another continent of the world. This process is called globalization. अब रीजन्स क्या है इसके पीछे वो अलग मैटर है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में फास्ट इकोनॉमीज चल रही है, हर किसी को हर तरीके की सुविधा चाहिए, लोगों के पास इतना पैसा है और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है कि उनको पहले रहता है कि नई जनरेशन में कोई मोबाइल लॉन्च हो रहा है तो मुझे सबसे पहले चाहिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी देश से बनेगा वो ऑनलाइन या किसी तरीके से ऑर्डर करके उसको मंगाएगा, यूज़ करेगा। और सर्विस प्रोवाइडर को क्या है, उसकी चीज़ है कि अगर कोई डिमांड कर रहा है, अगर पूरा पेमेंट दे रहा है तो पहुँचा देगा। वो चाहे कोरिया से यहाँ तक आए कोई मोबाइल फ़ोन या अमेरिका से यहाँ तक आए, कंपनी को और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको तो फायदा चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन जो यूज़र है, कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स की जो नीड्स है और उनका जो भी इतनी क्या बोलेंगे आप हायर डिमांड्स है कि वो कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते चाहे कहीं भी मिले। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए मजबूर कर रही है। और इसने क्या किया है, आज के टाइम पीरियड में वर्क डिवीजन को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। जहाँ पर लोग एक ही घर में रहते थे, छोटे से दायरे में, लिमिटेड एरिया में सब कुछ होता था। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ऐसे ऐसे टाइम ड्यूरेशन भी रहे, अभी इसी इंडिपेंडेंट इंडिया में भी रहा था और इंडिपेंडेंस से पहले तो बहुत ही रहा। ये रिस्ट्रिक्शंस होते थे कुछ राजाओं के, जमींदारों के और कुछ एरियाज के, उस एरिया के बना हुआ कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं जाएगा, वहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे बाजार रखते थे कि उस बाजार में जो खरीदार और बेचने वाले होंगे वो उसी लोकल एरिया के होंगे, बाहर का कोई आ नहीं सकता उसको बेचने के लिए, बोला तो बाहर से कोई खरीदने आएगा, पता चल गया तो उसको भगा देते थे लोग। इसलिए कि हमारी चीज़ें हैं केवल हम ही यूज़ करें, हम ही इस्तेमाल करें, कोई दूर दराज का यहाँ से पैदा लेकर के ना जाए। ये क्या था, ये इकोनॉमीज का और एक्टिविटीज़ का सेंट्रलाइज्ड फॉर्म था। चीज़ें एक ही जगह पर सेंट्रलाइज थी, बाहर नहीं जाती थी। ना तो भेजने वालों को कोई इंटरेस्ट था कि मेरी चीज़ें बाहर जाए और ना तो बाहर के कोई लोग चीज़ों को अडॉप्ट करते थे। उनको लगता था कि जो हमारे पास है इतना ही काफ़ी है। और बड़े बड़े कभी कभी तो ऐसी हास्यास्पद मतलब हंसने वाली घटनाएं हुई हैं पुराने टाइम पीरियड में, जिसको आप अगर सोच भी लेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा कि ऐसा भी हो सकता था। ऐसे ऐसे लोग और फैमिलीज थी कि वो अपने ही फार्मलैंड से, अपने खेतों में जो प्रोडक्शन हो रहा है, व्हीट, राइस और वेजिटेबल्स, बस उसी का यूज़ करेंगे। अगर उनके खेत में नहीं हो रहा तो चाहे वो भूखे मर रहे हो, लेकिन दूसरी मार्केट से कहीं से खरीद के चीज़ें नहीं खाते। ऐसे रिजिड और आप बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, जो ट्रेडिशनल या प्रीजुडिसेस वाले लोग थे, हठी लोग थे, पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे, हठधर्मिता से बंधे हुए थे कि उनके खेत में अगर होगा
अनाज और सब्जी तो वो खाएंगे, नहीं तो अगर नहीं है तो वो नहीं खाएंगे, कैसे भी काम चला लेंगे। कहावत होती थी कि चाय पानी पी के रह लेंगे, लेकिन दूसरी जगह से खरीद करके नहीं लाएंगे। पैसा है उनके पास, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास इस साल चावल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, गेहूँ हुआ है, चलो गेहूँ को बेच करके कहीं और से चावल खरीद लेते हैं, उससे अपना काम चलाएंगे। लेकिन नहीं, उनके यहाँ चावल नहीं हुआ इसलिए आप खाएंगे ही नहीं चावल। सब्जी नहीं हो रही तो नहीं खाएंगे, दूध नहीं हो रहा तो नहीं खाएंगे, खरीदेंगे नहीं, चाहे जितना पैसा उनके पास। ये मेंटेलिटी थी कि हमारे पास जो प्रोडक्शन होगा तभी हम खाएंगे। और आप देखिए उसका जस्ट अपोजिट फॉर्म आ गया, जो कमर्शियल फार्मिंग है, मॉडर्न फार्मिंग, उसमें तो फार्मर्स पूरी की पूरी क्रॉप जो उगाता है, कभी कभी तो पूरे खेत में ही उगाता है, तो वहीं से सीधे ट्रांसपोर्ट कर देता है, घर में नहीं लाता। मैंने सुना मूंगफली वगैरह कई लोग तो ऐसे कर रहे हैं, खेत में उगती है और उसको ट्रैक्टर में ट्रक में लोड करके सीधे मार्केट में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, घर में नहीं लाते। तो अब ऐसी फार्मिंग हो रही है कि वो अपने और कंजम्पशन के लिए नहीं उगा रहे, वो उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए फसलों को उगा रहे हैं। तो सारा पैटर्न चेंज हो गया है। और ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही इम्पैक्ट है। दुनिया भर की इकोनॉमीज, दुनिया भर के पूरे देश एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, और सबको सब कुछ चाहिए, सभी को सब कुछ चाहिए। इंडिया में रहने वाले लोगों को अगर चाय चाहिए तो कॉफ़ी भी चाहिए, ठीक है, और उनको हर वो चीज़ जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बिक रही है, वो दाल रोटी खाते हैं तो उन्हें चाइनीज फूड भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, साउथ इंडियन डोसा भी चाहिए, कभी कभी तो खाएंगे ही कम से कम। अब वैसे नहीं रह सकते पहले की तरह। इंडिया में अगर जो यहाँ की अपनी वाइन है, जो शराब बनती है, वो तो उनको यूज़ करना है, कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका मन हो रहा है कि मुझे इंग्लिश वाइन पीनी है या ब्रिटेन की बनी, इंग्लैंड की बनी पीनी है, वो भी पिएंगे। वो चाय फिर इंग्लैंड से इसलिए ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, ऑर्डर देना पड़ेगा। हम लोगों का ट्रेंड ऐसा हो गया है, उनको जो अच्छा लग रहा है, कहीं भी मिल रहा हो, उसको यूज़ करेंगे, पैसे भी करेंगे। तो इस ग्लोबलाइजेशन ने सब नए सेक्टर्स जनरेट कर दिए हैं। एक जगह की गुड्स को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करके उसकी वैल्यू को बहुत बढ़ा दिया है। एक चीज़ जो किसी को पसंद नहीं आती, दूसरी जगह लोगों को बहुत पसंद आती है, और वहाँ उसका मार्केट हाई हो जाता है, उसके रेट हाई हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंडिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है। आज जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं, आप वहाँ पर इकॉनमी की जो भी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, वो सब ग्लोबलाइजेशन से अफेक्टेड है, ऐसे नहीं है।